नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो विद फैक्ट्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके और हमारा जो चैनल है वो भी आगे बढ़ सके। ये भी हर किसी वीडियो बनाते टाइम एक लालच होता है मन में। तो दोस्तों, अभी करते हैं फैक्ट्स की बात। जो कल मैंने एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो डाली थी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ ये सभी क्या आर्म्ड फोर्सेज के अंतर्गत हैं या फिर सिविलियन फोर्स हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने कल शॉर्ट वीडियो में बताया था कि 7th पे कमीशन में एक आर्टिकल नंबर भी उसमें बताया, उस आर्टिकल के तहत जो है आर्म्ड फोर्सेज को सिविलियन फोर्स बता दिया गया। इस बहस की शुरुआत कहाँ से हुई? एपी महेश्वरी साहब, पूर्व डीजी सीआरपीएफ ने एक जब 100 दिन की जवानों की छुट्टी का मुद्दा हुआ, उस समय जो है वो एक रिक्वेस्ट डाली थी एमएचए के पास कि जवानों की छुट्टी 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी जाए। ये बहुत बड़ा वेलफेयर का मुद्दा था, क्योंकि छुट्टी जो जवान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है और ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो महेश्वरी साहब ने जब ये डाला तो ये जहाँ तक ये 2021 की बात थी दोस्तों, तो इसमें जो रिप्लाई जो आया उधर से, वो रिप्लाई आप देख रहे हो ये स्क्रीन पे। दिनांक 31 अगस्त 2021 को रिप्लाई आया। तो ये 2021 में जब उन्होंने एमएचए के पास डाला कि सीएल छुट्टी जो है 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी जाए, जगह जगह पर ये मांग उठती रहती है जवानों की तरफ से अलग अलग मंचों पर, लेकिन ये कभी हुआ नहीं था। तो ये जो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली एमएचए के पास, तो एमएचए ने उनको क्या रिप्लाई किया, वो इस लेटर के तहत, ये एमएचए का ही लेटर है। तो ये आप दे सकते हो, सभी जो डीजी हैं, डीजी सीआरपीएफ के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो इन्फो किया है वो असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी सभी को इन्फो किया है। इसमें क्या लिखा है? आकस्मिक अवकाश की संख्या के संदर्भ में आयोग का विचार है कि वर्तमान प्रणाली अच्छी तरह से काम कर रही है और इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक रक्षा बलों के साथ समानता के लिए सीएपीएफ के मामले का संबंध है। उन्होंने बोला था कि आर्मी, एयरफोर्स, आर्मी की तरह ही हमारे जवान भी वही ड्यूटी करते हैं और उन्हीं के तर्ज पे हमें भी उनकी 28 दिन सीएल है, सफिक्स परफिक्स के साथ 30 दिन बनती है, तो वैसे ही हमारे जवानों को भी छुट्टी जो है 30 दिन सीएल कर दी जाए और छुट्टियों के मामले में समानता की जाए। जहाँ तक रक्षा बलों के साथ समानता के लिए सीएपीएफ के मामले का संबंध है, आयोग नोट करता है कि, ध्यान से सुनिए दोस्तों, आयोग नोट करता है कि सीएपीएफ अनिवार्य रूप से नागरिक बल है और इनकी सेवा शर्तें रक्षा बलों के से अलग हैं। इसलिए आकस्मिक अवकाश की संख्या के संदर्भ में समानता का विचार नहीं किया जा सकता। संक्षेप में यथास्थिति की सिफारिश की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस लेटर के तहत पहली बार ये बताया गया कि आप जो हैं नागरिक बल की कैटेगरी में आती हैं, सीएपीएफ हैं वो नागरिक बल की कैटेगरी में आती हैं और ये जो हैं इनको सीएपीएफ सुरक्षा बल मतलब आर्मी के बराबर, एयरफोर्स और नेवी के बराबर जो है वो नहीं, किसी भी मुद्दे पे बराबर नहीं माना जा सकता और ये सिविलियन फोर्स है, नागरिक बल। इसका इंग्लिश वर्जन में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसका इंग्लिश में जो लेटर आया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पुलिस 2 डिवीज़न, PF1 डेस्क की तरफ से ये आया। सब्जेक्ट क्या था?
enhancement of central leave casual leave from 15 days to 28 days without availing any prefix, suffix or intervening holidays टू द CAPF पर्सनल रिगार्डिंग। जैसे कि आर्मी का होता है कि बीच में जो छुट्टियां पड़ेंगी वो आपको नहीं मिलेंगी, RH और GH आपको सफिक्स और परफिक्स मिलेगा। उसी तर्ज पे जो है वो 15 दिन से बढ़ाकर 28 दिन करने की ये डिमांड थी। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू CRPF लेटर नंबर ये सो एंड सो ऑन द अबव सब्जेक्ट। ये वो लेटर नंबर है जो CRPF के DG ने उनको रिक्वेस्ट डाली थी। द प्रपोजल ऑफ CRPF हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड it has been decided to not to agree to the same in light of the recommendation of 7th CPC given as para number 9.2.4 as under। ये बताया कि 7th CPC के जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर ये इससे जो रिक्वेस्ट है इसको मान्य नहीं किया जा सकता। आगे क्या लिखते हैं? Regarding the number of casual leave, the Commission is of the view that the present system is working well and need not to altered. As far as the case of CAPF for parity with defense forces is concerned, the Commission notes that CAPFs are essentially civilian forces। फिर से सुनिए, CAPFs are essentially civilian forces and their service conditions are different from the defense forces. Hence, parity in terms of number of casual leave cannot be considered to sum up status is recommended. So, this has the approval of the competent authority। ये BS नायक जो हैं वो अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये टू DG CRPF, कॉपी DGs असम राइफल, BSF, CISF, ITBP, SSB। ये 31 अगस्त 2021 का ये लेटर है दोस्तों, और ये आप ऑनलाइन भी जाके चेक कर सकते हो। तो इस लेटर के तहत ये डाउट पहली बार हुआ कि MHA ने सिविलियन फोर्स बता दिया। 7th पे कमीशन में टोटल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको सिविलियन फोर्सेज काउंट करके, और उसी के आधार पर ये MHA ने रिप्लाई दिया। इसके बाद जो है एक मेन बहस का मुद्दा यह आया कि CAPF जो है आर्म्ड फोर्सेज हैं या फिर सिविलियन फोर्स, क्योंकि इससे पहले इवन सुप्रीम कोर्ट में भी कई केस हुए हैं जिसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बता चुका था कि ये CAPF जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हैं, और उसमें बिना किसी नोटिफिकेशन के कैसे ये स्टेटस में बदलाव कर दिया गया, ये एक बहस का मुद्दा था। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं अगले पे। अभी इसके खिलाफ जो है फिर से ये अगस्त का था, और ये अभी सितंबर में जो है इसके खिलाफ हमारे जिन्होंने केस में काफ़ी अहम भूमिका निभाई, लोकेश कुमार आर्या सर जो हैं, उन्होंने जो है ये RTI डाला इस मुद्दे को क्लियर करने के लिए कि CAPF क्या है। आप देख पा रहे हो कि ये RTI डाला गया है। लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, पुलिस 2 प्रभाग PF 1 डेस्क, ये लोकेश कुमार आर्या जी ने ये डाला है। मांगी गई सूचना क्या है दोस्तों? जानकारी देने की कृपा करें कि अर्धसैनिक बल का चार्ट ऑफ ड्यूटी आर्मी से लिया गया है और फिजिकल क्रियाकलाप आर्मी की तरह है, लेकिन गृह मंत्रालय के इस पत्र नंबर 100 दिनांक 31/8/2021 के द्वारा नागरिक बल का क्या मतलब होता है, इसे स्पष्ट करें कि जो सिविलियन फोर्स बता दिया गया है उससे अर्थ क्या है, यह स्पष्ट करें, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल बॉर्डर्स पर तमाम
अर्ध सैनिक बल तैनात हैं। तमाम बॉर्डर जो हैं अर्धसैनिक बल वहाँ पे सुरक्षा करते हैं। तो ये बताया जाए कि सिविलियन फोर्स से क्या मतलब है। ये जो है वो आरटीआई डाली गई। ये आरटीआई डाली दोस्तों 8/9/2021 को, जबकि जो सिविलियन फोर्स बताया था वो 31/8/2021 को बताया गया था। तो इस आरटीआई का जो रिप्लाई आया, इस आरटीआई को रेफ़र किया गया सीआईएसएफ के पास, और सीआईएसएफ ने जो इसका रिप्लाई दिया है, श्री लोकेश आर्या ये जो एड्रेस, ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो लेटर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु इसमें बताया गया है कि कृपया आपके पत्र संख्या इतना इतना डेटेड 8/9/2021 गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 30/9/2021 को प्राप्त हुआ है, और इसके अंतर्गत आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी गई है। इस विषय से सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 के प्रावधान दिए जिसे द्वितीय सूची के साथ पढ़ा जाए के अनुसार आपके द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं है। जो आरटीआई डाला उसके अंदर जो जानकारी मांगी गई है तो वो जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं है, क्योंकि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को संघ का एक सशस्त्र बल होने के नाते भ्रष्टाचार एवं मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों के अलावा अन्य कोई भी सूचना उपलब्ध कराने से मुक्त किया गया है। जब 2005 में आरटीआई का जो सूचना का अधिकार कानून बना था तो उसमें क्या है, आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हैं, उनको अगर मानवाधिकार या करप्शन के अलावा और कुछ जानकारी उनसे मांगी जाए तो वो उसके लिए मना कर सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस के तहत। तो ये जो है उन्होंने बोला है कि हम केंद्रीय सीआईएसएफ ने बोला कि हम जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हैं, और 2005 आरटीआई एक्ट के तहत हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम आपको ये जानकारी ना दें। अगर आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना का अधिकार 2005 की धारा इतने प्रावधानों के अनुसार उत्तर की तालिका 30 दिन के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी ये इनको अपील करें। तो दोस्तों ये जो है अनिल पांडे उप महानिरीक्षक परिचालन एवं सीपीआईओ, ठीक है। तो दोस्तों ये सीआईएसएफ के तरफ से ये ऑफिशियली ये सूचना दी गई कि वो आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है, इसलिए वो करप्शन और ह्यूमन राइट के अलावा और कोई भी जानकारी नहीं देंगे। तो इससे साबित होता है दोस्तों कि आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बल जो है अपने आप को आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के मानते हैं, लेकिन ये 7th पे कमीशन में कैसे ये मिस्टेक हुआ कि उनको एक सिविलियन फोर्स का दर्जा दे दिया गया। अब इसी बेस पे जो है हाई कोर्ट में केस डाला गया था पेंशन का, कि पहले तो ये क्लियर किया जाए कि क्या पैरामिलिट्री फोर्सेज आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो 2003 में जो कानून आया था उसके तहत आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया को पुरानी पेंशन का ही अधिकार दिया गया था, तो फिर वो क्यों नहीं लागू हो रहा। तो इसके संबंध में जिस फैसले की हम बहुत ही खुशी मना रहे हैं 11 जनवरी 2023 को जो लैंडमार्क डिसीजन आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, उसकी अब बात करते हैं। उसमें क्या बताया गया है देखिए दोस्तों, ये उसका उसी का एक डिसीजन का एक हिस्सा है। इसमें डेटेड 22/12/2003 क्लासिफिकेशन लेटर डेटेड इतना ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 17/12/2020 shows that BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, Assam Rifle and SSB are part of central forces under the Ministry of Home Affairs, and notification dated 22/12/2003 shall not be applicable on personnel of these forces। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो भी नोटिफिकेशन अभी तक निकली हैं
और तो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत हाई कोर्ट ये मानता है कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, असम राइफल और एसएसबी सभी सेंट्रल फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हैं। तो इनको जो है 2022-12-2003 का जो नियम है, जिसके तहत एनपीएस के अंदर सभी को डाला गया था, वो इन पे लागू नहीं होता और ये ओपीएस के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर ही आएंगी। और इसमें दोस्तों बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत ही लिमिटेड टाइम, 8 वीक का टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है और ये सभी विभागों को दिया है कि ओपीएस के तहत इनको बहाली की जाए और ओपीएस के अंदर इनको लाया जाए। और 8 वीक के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई अपील करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जाने से भी केस तो लंबा चलेगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन होगा कुछ नहीं, फेवर में फैसला आएगा। देर हो सकती है लेकिन फैसला आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग डिसीजन में पहले से ही आर्म्ड फोर्सेज ऑफ तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज या फिर सीएपीएफ को आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया जो है डिक्लेयर करता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट आप देखोगे कि किसी भी अपने अगर किसी केस के संबंध में किसी विषय के बारे में पहले से अगर कोई डिसीजन दिया गया है तो उसी के आधार पर उसको कभी चेंज नहीं करता है और उसी के आधार पर आगे भी डिसीजन देता है। दोस्तों कुछ लोगों का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के इस मामले में पेंशन जो है वो केंद्र सरकार का मामला है और इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। दोस्तों मैं भी यही मानता हूं कि दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन एनपीएस के कानून में कोर्ट कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा है, ना तो दिल्ली हाई कोर्ट ना तो सुप्रीम कोर्ट। जो ऑलरेडी कानून है उसी को इम्प्लीमेंट कराने के तहत है, ना कि एनपीएस कानून में कोई बदलाव कर रहा है। ये तो 2004 में जो एक किसी भी मैनुअल या टेक्निकल मिस्टेक के कारण जो भूल हुई उसी के सुधार के लिए है और ये किसी भी प्रकार से उस कानून एनपीएस कानून के अगेंस्ट में या उसको बाईपास करने की कोई कोशिश नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और कोर्ट भी उस पर डिसीजन देगा। तो दोस्तों देखते हैं अभी अगर आगे और हमारे जो रिस्पेक्टेड एडवोकेट हैं जिन्होंने ये लड़ाई यहाँ तक लेके आए हैं, वो भी ये बता चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो उसके लिए अभी तैयार है और उस लड़ाई को वहाँ भी बड़ी बढ़िया तरीके से वो कामयाब रहेंगे और सभी को पुरानी पेंशन दिला के रहेंगे। अगर जाते हैं तो कुछ समय और लग सकता है और अगर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट नहीं जाती है और इसी को इम्प्लीमेंट करा दिया जाता है तो फिर जो है वो लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाती है और हमारे जो अन्य मुद्दे हैं उनके संबंध में लड़ाई जारी रहेगी। उसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे कि आगे अंकुर छिब्बर जी और लोकेश आर्या सर जो हैं उनके क्या क्या आगे प्लान्स हैं और क्या क्या ये पूरी टीम मिलके क्या क्या आगे और कौन कौन से जो अधिकार हैं, जो भेदभाव जवानों के साथ सीएपीएफ के जवानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनको किन किन अधिकारों से वंचित रखा गया है और क्या क्या उनको मिलना चाहिए, उन तमाम चीज़ों के बारे में आगे के बारे में लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और इसी प्रकार मैं ये वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इसी तरीके की वीडियो आगे भी मिलती रहे और सभी को जानकारी मिलती रहे। क्योंकि पैरामिलिट्री के जवान का हम देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जानकारी का अभाव है और जानकारी के अभाव के कारण ही उसको अनेकों परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो हमारी एक कोशिश है कि उसको फैक्ट के साथ और प्रॉपर जानकारी मिले और डाउट क्लियर हो। अगर डाउट क्लियर हो जाएंगे तो वो हर जगह पे अपना ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है, वैसे ही अपना करता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।